हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में। हमारे आसपास जितनी भी चीजें, जैसे हमारा ये वाटर है, पानी है, हवा है, ये अलग अलग स्टेट में एग्जिस्ट करती है। कुछ चीजें सॉलिड है, कुछ चीजें लिक्विड है, कुछ चीजें गैस है। जैसे देखिए, लोहा जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये गैस फॉर्म में एग्जिस्ट। ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या है? ये एक्चुअली हमें जरूरत पड़ता है कंपटीशन के क्वेश्चन जब भी हम बनाए, या कंपटीशन के लिए जब भी हम पढ़ते हैं, तो हमें पढ़ना होता है व्हाट एंड व्हाई किसी भी चीज का। जैसे वाटर लिक्विड है, क्यों? आयरन सॉलिड है, क्यों? मरकरी मेटल है लेकिन लिक्विड है, क्यों? तो हम इन्हीं का डिटेल आज एनालिसिस करेंगे कि किसी भी चीज की स्टेट जो है वो किस फोर्स से डिसाइड होती है और क्यों ये अलग अलग स्टेट में एग्जिस्ट करता है। वाटर है, जब हम उसे फ्रिज में रख दें तो आइस हो जाएगी, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में है, 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर कर दो तो गैस। ऐसा क्यों? तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है, जो फोर्स होता है, जिसके कारण उसका स्टेट डिसाइड। जैसे देखिए एक एग्जांपल लिया, वाटर मॉलिक्यूल्स लिया, फिर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल्स लिया, फिर तीसरा वाटर मॉलिक्यूल लिया, चौथा वाटर मॉलिक्यूल लिया, पांचवा वाटर मॉलिक्यूल लिया। तो इसमें देखिए चार्ज है, और ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स, ये देखिए ये आइसोलेटेड है, ये अलग अलग मॉलिक्यूल, ये अलग अलग मॉलिक्यूल, लेकिन ये एक दूसरे से अट्रैक्टेड, ये एक दूसरे से अट्रैक्टेड है। यही इसके स्टेट को डिसाइड। समझ आया? एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कुछ फोर्स से अट्रैक्टेड होते हैं, जिसके कारण उसका स्टेट डिसाइड। जैसे देखिए वाटर में हमने बनाया कि ये 4 5 हैं, ये आपस में एक दूसरे से अट्रैक्टेड है किसी न किसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से। एक आइसोलेटेड एटम, ये आइसोलेटेड एटम सेपरेट है, इसके बीच में दो वैलेंट बॉन्ड, लेकिन इसके और इसके बीच में एक दूसरा फोर्स है जो इसे होल्ड करता है और इसके स्टेट को डिसाइड। तो हम आज यही समझेंगे कि डायमंड हार्डेस्ट है, क्यों? मरकरी लिक्विड है, बाकी कोई भी मेटल लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं, क्यों? सीजियम सॉफ्टेस्ट एलिमेंट है, क्यों? टंगस्टन हार्डेस्ट एलिमेंट, क्यों? इनके बारे में। तो इनके मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में कुछ फोर्स लगती हैं, जो फोर्स डिसाइड करती हैं उसके स्टेट के। वो कौन कौन से फोर्स हैं इस पे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नाम से ही जैसा है, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब है दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स वर्क। ये कितने तरह का है? आप जनरली बुक्स में पढ़ते हैं तो ये 5 या 6 तरह का, किसी में 5 किसी में 6, लेकिन एक्चुअल में ये 9 टाइप्स के होते हैं। हम इसको डिस्कस करें। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन कौन से हैं? पहला कोवैलेंट बॉन्डिंग या फोर्स,
दूसरा है आयोनिक। दूसरा हमारा कौन सा है? आयोनिक फोर्स। तीसरा हमारा कौन सा है? मेटेलिक बॉन्डिंग या कह सकते हैं फोर्स। चौथा हमारा कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पांचवा हमारा कौन सा है? आयन डाई। छठा हमारा कौन सा है? डाइपोल डाइपोल। सातवां हमारा कौन सा है? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आठवां कौन सा है? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और नौवां हमारा कौन सा है? वैन डर वाल्स। या इसको लंदन फोर्स भी बोलते हैं, या इसे डिस्पर्शन फोर्स। देखा आपने 9 टाइप्स हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। पहला, और ये इसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग भी है, सबसे ताकतवर कोवैलेंट। दूसरे नंबर पर आयनिक। और तीसरे नंबर पर ये इंटरचेंज होता। दूसरे नंबर पर आयनिक तो तीसरे नंबर पर मेटेलिक। यदि दूसरे नंबर पर मेटेलिक तो तीसरे नंबर पर आयनिक। ये समझाएंगे कि कैसे इंटरचेंज होता। चौथे नंबर पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पांचवें नंबर पर आयन डाइपोल। छठे नंबर पर डाइपोल डाइपोल। सातवें नंबर पर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आठवें नंबर पर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और नौवें नंबर पर वैन डर वाल्स फोर्स भी है। सबसे ताकतवर फोर्स पहले नंबर का कोवैलेंट, उसके बाद दूसरे नंबर का जो है में आयनिक हो सकता है या मेटेलिक हो सकता है। तीसरे नंबर पर फिर मेटेलिक भी हो सकता है या आयनिक भी। चौथे नंबर पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पांचवें नंबर पर आयन डाइपोल। छठे नंबर पर डाइपोल डाइपोल। सातवें नंबर पर और आठवें नंबर पर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और नौवें नंबर पर एक एग्जाम्पल दे दें, एक एग्जाम्पल दे दें। देखिए इसका हम एग्जाम्पल दें। मजबूत बॉन्ड कौन सा होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। सबसे कमजोर बॉन्ड कौन सा होता है? वैन डर वाल्स। अब हम इसके एग्जाम्पल को देखें। एग्जाम्पल से लिखते हैं, 1 नंबर का जो सबसे मजबूत वाला बॉन्ड, या नीचे से लिखो, ये है जैसे डायमंड हार्डेस्ट है। क्यों? इसके बीच में कोवैलेंट। दूसरा हम लेते हैं, जैसे दूसरा और तीसरा आपस में इंटरचेंज हो गया, तो डायमंड के बाद हम जैसे एक को फॉलो करें, जैसे मेटल वाले दो वाले को ले लिए, तो हमने लिया टंगस्टन। इसका 3600 सॉरी टंगस्टन नहीं, हम देते हैं इसमें जैसे आयनिक ज्यादा है तो हमने लिया एनएस अराउंड 1700 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर। और हमने लिया आयरन, आयरन 1650
या एल्यूमिनियम, तो ये अराउंड 700। यदि हम लेंगे यहाँ नीचे वाले सब देते हैं, जैसे टंगस्टन मेटल, ये यहाँ पे 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, और हमने NaCl लिया तो ये 70। तो ये आपस में इंटरचेंज कर रहा है, देखिए ये आपस में इंटरचेंज कर रहा है। यदि हम मेटल लें और उसका ज्यादा, कुछ मेटल जो है ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, और कुछ आयनिक जो है उसके कम मेल्टिंग, तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। उसके आगे हम लेते हैं 4th नंबर पर वाटर। वाटर जो है या HF ले लें, हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो ये इसके बाद फिर हम लेते हैं आयन डाइपोल। आयन जैसे Na+ एंड वाटर में डाइपोल है, Na+ आयन है, तो Na+ आयन एंड डाइपोल, या Na+ एंड HF ले सकते हैं। फिर उसके बाद लेंगे 7 पॉइंट पर डाइपोल। 6 पॉइंट जो है ये डाइपोल, में H2S एंड H2S ले सकते हैं, HCl एंड H2S ले सकते हैं, HCl एंड HCl ले सकते हैं, या फिर उसके बाद आयन इंड्यूस्ड डाइपोल में एक तो आयन है, जैसे हमने लिया Na+, और इंड्यूस्ड डाइपोल तो हाइड्रोजन ले सकते हैं H2। फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में HF एंड H2, और फिर फाइनल जो 9th है वेंडर वॉल्स फोर्स, इसमें हम आयरन दे सकते हैं, हीलियम दे सकते हैं, H2 एंड H2 दे सकते हैं, अब एक बार फिर से ऑर्डर देखिए। डायमंड सबसे हार्डेस्ट है, फिर NaCl और आयरन लिया, या NaCl एंड एल्युमिनियम लिया, तो ये सेकंड नंबर पर आयनिक और थर्ड नंबर पर नहीं। लेकिन जब हम टंगस्टन लें तो मेटलिक सेकंड नंबर पे, और ये NaCl सेकंड थर्ड नंबर पे। फिर वाटर या HF जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिर आयन डाइपोल, आयन Na+ प्लस वाटर या Na+ HF। फिर उसके बाद 6th नंबर पे आया, ये देखिए मैं एरो लगा देता हूँ, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, 4th नंबर, 5th नंबर, और ये 6th नंबर, ये वाला देखना 6th नंबर, 7th नंबर पर ये है, और 8th नंबर पर ये है, और 9th नंबर पर ये। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, मैंने सारा एक्सप्लेन। ये 9 टाइप्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हैं। अब हम इसको फिर से डिटेल पूरा स्टडी देखिए, एक एक करके समझा मैं इसमें बता रहा हूं। अब हम एक एक करके एक एक एग्जांपल के थ्रू हर बॉन्डिंग को सबसे पहला है कोवैलेंट डायमंड। हमने एग्जांपल दिया था, देखिए डायमंड किस तरह कार्बन जो है 4 बॉन्ड से जुड़े हुए, तो ये कार्बन के कितने बड़े मॉलिक्यूल्स आते हैं, इतने बड़े लोग या इतने बड़े, ये सारे में कोवैलेंट बॉन्डिंग। कार्बन बहुत सारे जुड़ जाए, 1000 जुड़ जाए, लाख जुड़ जाए, मिलियंस में जुड़ जाए, बट एक ही मॉलिक्यूल। तो डायमंड के अंदर एक ही मॉलिक्यूल होता है, चाहे वो कितने भी कैरेट का, चाहे 5 कैरेट का हो। डायमंड का जो यूनिट है मेजरमेंट 5 कैरेट का हो, चाहे 10 कैरेट का हो, चाहे 50 कैरेट का हो, चाहे 100, समझे। तो ये सारे सिंगल वन मॉलिक्यूल का साइज बड़ा छोटा, इस सारे कोवैलेंटली बॉन्ड। कुछ और एग्जांपल देखिए कोवैलेंट, जैसे देखिए ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट में क्या होगा, ये कार्बन कोवैलेंटली बॉन्डेड है,
इस तरह ये कोवैलेंटली बॉन्ड। लेकिन दूसरा जो इसका लेयर है वो फिर वैन डर वाल्स के थ्रू जुड़े, इससे नीचे दूसरा लेयर जुड़ने वाला वो वैन डर वाल्स के थ्रू जुड़ने वाला, ऊपर से भी दूसरा लेयर जुड़े। तो इतने कोवैलेंटली दूसरा लेयर और इनके बीच में फिर वैन डर वाल्स। तो ये एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं होगा कोवैलेंट के, इतने पार्ट में समझ आया। तो ये थर्ड डिस्कशन खत्म हमारा कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में कोवैलेंटली बॉन्ड नहीं होता है क्योंकि सिंगल मॉलिक्यूल, एक डायमंड दूसरा डायमंड जुड़ दे कोवैलेंटली बॉन्ड से बॉन्डेड हो जाए तो सिंगल। इसीलिए यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक ही मॉलिक्यूल। अब हम आयनिक बॉन्ड में, आयनिक में कैसे देखिए Na+ Cl- Na+, Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, इस तरह ऊपर नीचे 3D में बात करें तो ये अलग, जैसे Na+ का मैं लेता हूँ रेड से कर देता हूँ, और ये बाकी जो है ब्लू से Cl- को करता हूँ, ये ठीक। इसको ऊपर और नीचे भी होगा, ये Cl- एक Cl, तो एक Na+ से 6 Cl- जो है ये ऊपर और ये नीचे। इसे उसी तरह एक Cl- से 6 Na+ वीडियो में बात करें एक Na+ ऊपर और एक Na+ नीचे। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है देखिए लिख रहा हूं यहाँ NaCl में कोऑर्डिनेट नंबर बताओ, Na+ का कोऑर्डिनेट नंबर और Cl- इसको करते हैं, ये 6 और 6 6:6। एक Na के चारों तरफ कितने एटम अटैच हैं या कितने आयंस अटैच हैं 6। एक Cl के चारों तरफ कितने अटैच हैं 6, तो इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है प्लस माइनस है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये एक दूसरे से आता है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्गर है विदाउट पेन। इसीलिए जितने भी आयंस होते हैं वो मोस्टली सॉलिड फॉर्मेट, जितने भी आयंस होते हैं स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं और वो सॉलिड फॉर्मेट। जैसे NaCl लिया सॉलिड फॉर्मेट एग्जिस्ट करेगा, KBr लिया HCl लिया, और जो भी जितने भी आयंस लेंगे सॉलिड फॉर्मेट। एग्जांपल देता हूं, हाँ उनके बॉन्ड स्ट्रेंथ क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो कम या ज्यादा है। जैसे देखिए NiCl, NaCl, KCl, RbCl और CFCl, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है क्योंकि छोटा साइज है तो यहाँ कोवैलेंट हो जाएगा और ये मोस्ट आयन, ठीक है। लेकिन इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती जाएगी, नीचे से जाने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इसके बाद, क्यों? क्योंकि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो जैसे जैसे छोटा होने लगेगा उसका फोर्स कम होने, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड NaCl में होगा, ये कोवैलेंट हो गया। फिर धीरे धीरे अब कोवैलेंट इंटरमॉलिक्यूलर नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में तो आयनिक है, लेकिन इसके आपस में धीरे धीरे कोवैलेंट बॉन्डेड होने लगे तो इसीलिए वो कम होंगे। चलिए नेचर चेंज होगा कोवैलेंट,
पार्शियल होगा। इस तरह हमने ये पोर्शन कंप्लीट कर लिया। दूसरा, अब हम आते हैं मेटेलिक। मेटेलिक बॉन्डिंग एक्चुअली क्लास में टीचर पढ़ाते नहीं है या उसको छोड़ दो, ये थोड़ा टफ सेक्शन है, इस पर बात। मेटेलिक बॉन्डिंग के सेक्शन में आते हैं। मेटेलिक बॉन्डिंग दो तरह का, एक इलेक्ट्रॉन सी मॉडल और दूसरा ओवरलैपिंग ऑफ अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल, अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल। ये बॉन्डिंग किस में होता है? में भी होता है, इनमें भी होता है, इनमें भी होता है। ये वाला सिर्फ डी ब्लॉक है। ये वीकर बॉन्ड होता है और ये स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इस पे आगे हम फर्दर स्टडी करते हैं। मेटेलिक बॉन्डिंग, सोडियम सारे एलिमेंट्स देने वाले तो बॉन्डेड आपस में कैसे होंगे? सोडियम सारे क्या करता है, प्लस चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है और एक एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर, प्लस 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 प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर। ऐसा क्यों करता है? स्टेबिलिटी गेन। ऐसा क्यों करता है? स्टेबिलिटी गेन। इससे क्या होता है? ये आपस में जुड़ जाते हैं, इसको अट्रैक्ट कर। ये सारे इलेक्ट्रॉन का समंदर हो, क्या देख रहे हैं? इसका नाम इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। क्यों? इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, समुद्र की तरह है। अब इसमें देखिए, ये हम एक रॉड ले लेते हैं, मान तो सोडियम के रॉड में ये वाइट, जैसे इस तरह का एक रॉड लेते हैं, ये मार्कर की तरह एक रॉड है सोडियम का, उसमें जो सारे सोडियम के एटम बॉन्डेड हैं वो इसी तरह आते हैं। यहाँ पर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और फिर उसी को अट्रैक्ट कर लिया, ऐसा किया। ये स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट होता है। हर एक एलिमेंट्स की टेंडेंसी है कि वो ऑक्टेट स्टेट या डुप्लेट स्टेट गेन करेगा या 18 इलेक्ट्रॉन। ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्सेप्ट हैं। नोबल गैस में डुप्लेट, ऑक्टेट और एटेट, तो हर एक एलिमेंट की टेंडेंसी है कि वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन करे और फिर वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन करके स्टेबल। तो सोडियम ने पहले इलेक्ट्रॉन लूज किया, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है चार्ज को कम, तो चार्ज कम करने के लिए इसमें फिर से है, समझ आया? तो चार्ज अट्रैक्ट, चार्ज को कम किया, प्लस माइनस डिफ्यूज हुआ और इसके कारण मेटल में इस तरह का बॉन्ड है। कौन से में? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल किसमें है? एस ब्लॉक मेटल्स में। जैसे हमने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, सीजियम। अब इसमें देखिए, नीचे जाने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती जाएगी। क्यों? साइज बढ़ रही है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्या है? साइज बढ़ रही है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगी, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी और इससे फोर्स घटेगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी। इसीलिए लिथियम की मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा है और सीजियम की जैसे 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और ये अराउंड 73 डिग्री सेल्सियस।
फिर इसी तरह इसका काम हो जाएगा, फिर इसका काम हो जाएगा, नीचे जाने पर ये तो सीजियम सबसे सॉफ्ट मेटल है। क्यों? ड्यू टू दिस, उसके साइज बड़े होते हैं, उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और बड़े साइज होने के कारण तो इसलिए सीजियम सबसे सॉफ्ट एलिमेंट माना जाता है पीरियोडिक। चलिए अब दूसरा करते हैं, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। जैसे देखिए लिथियम के बाद, जैसे सोडियम के बाद हमने मैग्नीशियम लिया, फिर एल्युमिनियम लिया, तो इधर जाने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यहाँ +1, यहाँ +2, यहाँ +3 और बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो सोडियम सॉफ्ट मेटल है, नाखून से भी कुरद सकते हैं। मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म होते हैं, उसे हाथ से नहीं काट सकते, नाखून से नहीं काट सकते, कैंची से काटेंगे या चाकू से काटेंगे। एल्युमिनियम उससे भी हार्ड हो जाता है, वो अब कैंची से भी जल्दी नहीं काटे, तो हार्डनेस बढ़ने लगी। क्यों? ड्यू टू चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन से। अब हम करते हैं इसका कुछ एप्लीकेशन देखो। मेनली देखिए फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट को इससे समझते हैं कि फिजिक्स में हम जो पढ़ रहे हैं वो कितना सही है और कहाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो देखिए। पहला चीज है इलेक्ट्रिसिटी क्या है फिजिक्स में। देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या हो? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट फ्लो। यदि हम इस रॉड में पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, क्यू चार्ज देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी लगाओ तो ये करंट फ्लो होगा। अब पहला कॉन्सेप्ट फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि करंट होता क्या है। तो हम कहते हैं मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, उसी के कारण करंट फ्लो। यहां हम देखें तो यदि सोडियम में फ्री इलेक्ट्रॉन कर दें तो ये गैस में कन्वर्ट होगा। कॉन्सेप्ट को समझे, हाइड्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, और भी क्लोरीन गैस होते हैं, लेकिन ये सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम ये सब सॉलिड होते हैं। क्यों? इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ के कारण यहां पर बॉन्ड कम है। जैसे देखिए H और H इनके बीच में जो फोर्स है, ये फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर, ये है वैन डर वाल्स, और ये सबसे वीक फोर्सेज है, ये एक दूसरे को होल्ड नहीं कर पाते, इसीलिए वो दूर दूर चले जाते हैं। सिमिलरली ऑक्सीजन में, सिमिलरली क्लोरीन में, इसीलिए ये गैस, इनके फोर्स एक दूसरे को होल्ड नहीं कर पाते, इसीलिए ये दूर दूर चलते। यहाँ तो फोर्स होल्ड करके, यदि ये इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो ये कार्नेल्स जिसे कहते हैं, कार्नेल्स फ्री हो जाएंगे, इसको कार्नेल्स बोलते हैं, और इसे मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो एक्चुअल में मोबाइल है ही नहीं। इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? मोबाइल इलेक्ट्रॉन। अब फिजिक्स में कहता है इलेक्ट्रिसिटी क्या है? कहता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ चार्ज, और ये फ्लो ऑफ चार्ज क्यों है? इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। फिजिक्स कह रहा है मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन, यदि ये इलेक्ट्रॉन फ्री कर दें तो ये सारा गैस, सारा गैस में कन्वर्ट, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। दिस मींस ये फ्री नहीं है। आपने देखे ये सारे बॉन्डेड है, ये फ्री नहीं है, तो ये फिर करंट फ्लो कैसे होता है? करंट फ्लो होता है जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करने लगता है। इस वाइब्रेशन के कारण चार्ज यहाँ से यहाँ से यहाँ, वाइब्रेशन के कारण चार्ज। तो करंट क्या है? ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन द चार्ज फ्लो। करंट क्या है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लो। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, वाइब्रेट। एक एग्जांपल देंगे, मैं यहाँ खड़ा हूं, रस्सी से यदि मेरे रो में 10-15 आदमी को बांध दे आगे पीछे, तो मैं थोड़ा बहुत हिल डुल सकता हूं,
लेकिन फ्री नहीं हूं, तो कुछ सामान यहां से लिया, यहां। चार्ज क्या होता है, सबसे पहले ये देखो इलेक्ट्रॉन और चार्ज में क्या फर्क। देखिए मैं मान लीजिए खराब, मेरे पास बहुत सारे जेब है, पैंट में, शर्ट में, 8-10 जगह मैंने कुछ पैसे रखे, सिक्के रखे हैं, कुछ पैसे। कोई आदमी यदि मुझे आए, बोले सर मुझे दूध लाना है, मुझे ये सामान लेना है, कुछ पैसे दे दो, तो मैं बैठे बैठे पैसे दे दूं, दूसरे को पकड़ा दूं, वहां तक। यदि मैं खुद मूव होता हूं तो मेरे साथ साथ वो सारे पैसे भी मूव होंगे। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन में कंसंट्रेटेड है, सारे चार्ज का कलेक्शन एक है, और थोड़े थोड़े चार्ज भी मूव हो सकते। ये इलेक्ट्रॉन यही है, सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है, यहां से चार्ज लेकर के। तो इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन है, फ्री नहीं है, मूवमेंट तो है लेकिन वाइब्रेशन, और इससे चार्ज इससे काम कर। दूसरा क्वेश्चन कहते हैं कि फिजिक्स का कि रेसिस्टेंस क्यों होता है, रेसिस्टेंस व्हाट कहते हैं। रेसिस्टेंस का आंसर है कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्सेप्ट भी सही नहीं। देखिए ये जगह निगेटिव है और ये निगेटिव है, यदि हम इसको नजदीक करें तो ये रुका नहीं रहेगा, ये उछल जाए। दो निगेटिव चीजें यदि नजदीक करें तो उछल जाए, कभी टकरा ही नहीं सकते। दो निगेटिव या दो पॉजिटिव चीज टकरा ही नहीं सकते। वो कितने भी स्पीड से करो उछल जाए, कितने भी स्पीड से करो, दो मैग्नेट लो, अपोजिट डायरेक्शन लो, आप नजदीक लाओ फटाफट उछल, तो कभी नहीं टकरा। दो नेगेटिव चार्ज या दो पॉजिटिव चार्ज तो कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता। ये कॉन्सेप्ट दो। देखो जैसे इलेक्ट्रॉन लिया, फ्री है तो ये कहीं भी मूव कर सकती है, कहीं भी मूव कर सकती है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कहता है कोलिजन है, कोलिजन के कारण ये इलेक्ट्रॉन, ये कोलिजन होता ही नहीं। और यहाँ तो फ्री ही नहीं है, तो कोलिजन कैसे होगा फिर? तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है। एक्चुअली रेसिस्टेंस का रीजन क्या है ये समझ। जब हम टेम्परेचर, और इसका रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस भी बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ता है और कंडक्शन घटता है। कैसे होता है? जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये जो कार्बेट्स हैं ये भी वाइब्रेट करने लगते हैं। देखिए जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ये कार्बेट्स भी वाइब्रेट करने लगते हैं, तो कार्बेट्स इसके रास्ते में आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो के रास्ते, तो वहां इलेक्ट्रॉन को रुकना। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कार्बेट्स का वाइब्रेशन होता है और वहां रुकना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को। फिर जब ये हट जाता है फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, तो इसीलिए स्लो हो जाता है। यदि कंडक्शन जो है वो कोलिजन के कारण होती तो जल्दी जल्दी होना चाहिए। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा कोलिजन तो ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का ही मूवमेंट कहते हैं चार्ज फ्लो, करंट फ्लो। तो जितना कोलिजन, जितना फास्ट मूवमेंट उतना ज्यादा होना चाहिए, लेकिन उल्टा होता है। इसका रीजन ये है कि कार्बेट्स की वाइब्रेशन होती है और इस कार्बेट्स की वाइब्रेशन के कारण ये रेसिस्टेंस होता है। तो जितना फास्ट कार्बेट मूव करेगा उतनी ही हिंड्रेंस प्रोवाइड होगी इसके पाथ में और उतना ही कंडक्शन कम होगा। एक एग्जांपल समझिए, रोड है, रोड पे यदि दोनों तरफ से हम ट्रैफिक को बंद कर दें, फिर हम आराम से इधर उधर जा सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रोड को क्रॉस करना है तो जल्दी जल्दी हम सामान को पहुंचाना है तो साइड पहुंचा सकते हैं। लेकिन यदि ट्रैफिक को ऑन कर दें तो गाड़ियां आने जाने लगे तो इस साइड से रोड पे उस साइड सामान ले जाने में रुकना पड़ेगा। गाड़ी जब खाली होगी, रास्ता खाली होगा, फिर जाएंगे, फिर दूसरी गाड़ी आएगी, तब तक फिर रोको, तो हमारी मूवमेंट स्लो। सेम फंक्शन है, कार्बेट्स की यदि मूवमेंट होगी तो हिंड्रेंस प्रोवाइड होगा और फ्लो कम होगा। बहुत ज्यादा मूवमेंट, ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो ज्यादा, तो उसके कारण और ज्यादा मूवमेंट तो कंडक्शन और कम हो गया, रेजिस्टेंस बढ़। तो इसका मतलब है कि यदि हम टेम्परेचर कम करते जाए तो कार्बेट्स की वाइब्रेशन धीरे धीरे कम होने लगेगी और एक ऐसा टाइम आएगा जहां कार्बेट्स पूरी तरह स्टॉप हो जाएगा, उसका वाइब्रेशन फ्रीज हो जाएगा। जी हाँ,
ऐसा हो सकता है, और इसी को हम कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखते हैं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कहता है एब्सोल्यूट जीरो द एंट्रोपी ऑफ एनी सब्सटेंस विल बी जीरो। एंट्रोपी क्या है? मूवमेंट है, फ्री मूवमेंट। तो यदि हम टेम्परेचर कम करते जाएं, कम करते जाएं, कम करते जाएं, तो कहता है एब्सोल्यूट जीरो पर, मतलब जीरो केल्विन पर। एब्सोल्यूट जीरो मतलब जीरो केल्विन पर हर एक सब्सटेंस की मूवमेंट फ्रीज हो जाती है और वो जीरो हो जाती है। तो यदि इसी मेटल को लें, तो मेटल में यदि टेम्परेचर हम कम करते जाएं, कम करते जाएं, तो एक यदि हम कम करते जाएं तो एक ऐसा टाइम आएगा कि इसका वाइब्रेशन जीरो हो गया, एंट्रोपी जीरो हो गई। तो इस समय रेसिस्टेंस जीरो हो गया, तो कंडक्टेंस या कंडक्शन 100% हो जाएगा। इसे ही हम बोलेंगे सुपर कंडक्टर। तो हम किसी भी कंडक्टर को सुपर कंडक्टर बना सकते हैं, बट टेम्परेचर डाउन करते जाओ, कम करते जाओ, एक ऐसा टाइम आएगा कि समझ आया? तो रेसिस्टेंस जो होता है वो कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बिल्कुल। ये ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कार्बोनेशन। ये बात हमने समझा दी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, उसमें लिखा हुआ, इसमें हम पढ़ते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, ये क्या चीज? देखिए, कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्री है ये इलेक्ट्रॉन, तो इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, कई दिया। तो इसकी ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे? ड्रिफ्ट का मतलब यहां से इनिशियल टू फाइनल। हर बारी ड्रिफ्ट अलग अलग हो, कांस्टेंट या सेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो फ्री है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। एक्चुअल में ये होता ही नहीं, इलेक्ट्रॉन ही फ्री नहीं होते हैं। एक्चुअल में होता क्या है? देखिए, यहां से इस इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशन जो है वो यहां तक है, क्या दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, दोनों तरफ। तो इलेक्ट्रॉन जब चार्ज लेता है और यहां से यहां के लिए मूव करता है, तो जो इसकी वेलोसिटी है, क्योंकि इसकी ओरिजिनल पोजीशन और ये इसकी जब चार्ज दे देता है उस समय की, तो इस समय यहां से यहां जाने की जो इसकी वेलोसिटी होती है, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जब ये वापस आता है अपने पोजीशन पे, तो रिलैक्स होता है, क्योंकि चार्ज ट्रांसफर कर दिया। यहां से यहां तक आने का जो टाइम लगता है उसे, दैट इज रिलैक्सेशन। समझ आया? यहां से यहां जाने की जो वेलोसिटी है, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और यहां से यहां वापस आने का जो टाइम लगा, दैट इज रिलैक्सेशन। फिर वो अपने पोजीशन में, फिर पोटेंशियल देंगे, फिर वो वाइब्रेट करने लगेगा। तो हमने कॉन्सेप्ट फिजिक्स का करा। फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल में होते हैं, जी नहीं। दूसरा, कोलिजन होता है, जी नहीं। तीसरा, रेसिस्टेंस ड्यू टू कोलिजन होता है, जी नहीं। कंडक्शन क्या होता है, बता दिया। उसके बाद हमने बताया टेम्परेचर और रेसिस्टेंस का क्या रिलेशन है, हमने बता दिया। टेम्परेचर कम करते जाओ, रेसिस्टेंस बढ़ता जाओ। सुपर कंडक्टर क्या होता है और कैसे बना सकते हैं, एक चीज और बता दूं, आज के डेज में जितनी बिजली पूरी दुनिया में बनती है, उसका
35 to 38% बिजली, 35 to 38 रास्ते में खराब हो जाता है ड्यू टू रेसिस्टेंस। तो यदि सुपर कंडक्टर हमने 5-7 डिग्री टेम्परेचर तक भी बना लिया तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा इन्वेंशन होगा। और जो 35 to 38% बिजली खराब हो रही है वो हमें बच जाएगी, और कितना ज्यादा एनर्जी हमसे। चलिए आगे करते हैं फिर नेक्स्ट। ये था हमारा मेटेलिक बॉन्ड। दूसरा मेटेलिक के अंदर एक और है जो डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट में हमने पढ़ा था हार्डेस्ट कौन सा होगा, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन, और जिंक, कैडमियम और एच। ना क्वेश्चन है ये लिक्विड होता है, मरकरी लिक्विड होता है क्यों, और टंगस्टन हार्डेस्ट है। बुक्स में इसका आंसर आपको मिलता है, चलिए नहीं पढ़ाते। देखिए जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखिए क्या है, S1D5, इसमें भी S1D5, इसमें भी S1D5, सेल चेंज होंगे 3D 4D 5D। इसके अंदर जो है देखिए 5 अनपेयर और एक एस के भी है, इसी तरह इसी। जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है तो ओवरलैपिंग कंटेंट या स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। नीचे जाने पर साइज बढ़ती है तो इसकी ओवरलैपिंग कंटेंट बढ़ती है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, इसीलिए टंगस्टन सबसे हार्डेस्ट है। अब डी ब्लॉक में आते हैं जिंक 4s2 3d10 5s2 4d10 6s2 5d10। यहां पर डी में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जो बॉन्डिंग होगी वो HCl HCl, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, इसके बीच में जो फोर्सेस है वो डाल। दूसरा एग्जांपल देखिए H2S, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, इसके बीच में जो ये बॉन्डिंग से निकाल लेते हैं, ये जो बॉन्डिंग है ये अट्रैक्शन फोर्स है, ये डायपोल, तो इसके कारण ये वीक फोर्सेज है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। देखिए पैटर्न हमने बनाया था सेम बॉन्डिंग, ये डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, और ये था, ये बॉन्ड वीक नहीं है, ये स्ट्रॉन्गर है इसके कंसेप्ट। तो ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन H2S गैस फॉर्म में। ये डाइपोल 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 होता क्या है, दो पोल्स डेल्टा माइनस डेल्टा, दो पोल्स इसीलिए बोलते हैं डाइपोल, इसके अंदर और डाइपोल इसके अंदर, दोनों डाइपोल्स हैं, उसके बीच में जो फोर्स है उसे हम डाइपोल। एक दूसरा एग्जांपल जैसे हम ले एसीटोन के बीच में, तो एसीटोन के बीच में देखो ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, डेल्टा प्लस
के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, इसके कारण जो फोर्स होगा, दैट इज डाइपोल। तो डाइपोल डाइपोल जो फोर्स होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीकर है और इसीलिए ये मॉलिक्यूल्स वोलेटाइल है, मींस जल्दी से उड़ जाता है गैस में। कोई डाउट नहीं है इसके बारे में? तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेज उसमें होते हैं जिसमें दो चार्ज। अब हम नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है आयन डाइपोल। आयन डाइपोल में हम क्या करते हैं, एक आयनिक स्पीशीज लेते हैं और दूसरा स्पीशीज है जिसमें जैसे देखिए Na+ Nk+, एक मॉलिक्यूल है जो आयनिक है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, और वाटर। अब जैसे देखिए हम यदि नमक को पानी में घोल तो क्या होता है, एक Na+ वाला है, उसके चारों तरफ वाटर इस तरह अटैच हो जाता है, और एक दूसरा Cl- माइनस इसके चारों तरफ फैल जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और भी इस तरह ये डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, इस तरह होगा। इसके बीच में अट्रैक्शन और इसीलिए नमक वाटर में डिजोल्व होगा। नमक वाटर में क्यों डिजोल्व होगा, NaCl सॉलिड है, इसके बॉन्डिंग Na+, Cl-, फिर Na+, इस तरह आपस में अटैच होते हैं। Cl- ये मैं पहले बता चुका हूं, ये जब वाटर में डिजोल्व होते हैं तो ब्रेक होते हैं और ये इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये एक एग्जाम्पल है हमारा आयन और डाइपोल। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल, उसमें एक आयनिक कंपाउंड लेंगे, ये आयन इंड्यूस्ड। एक हम आयनिक कंपाउंड लेंगे, जैसे हमारा Na+ है, और एक हाइड्रोजन। देखिए अब इसमें कोई अभी चार्ज नहीं है, but due to this force it changed इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग डेल्टा माइनस और डेल्टा, क्योंकि प्लस चार्ज था उसने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पर डेल्टा माइनस डेवलप कर दिया, और ये हमारा आयन और ये है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये फोर्स डेवलप। उसी तरह दूसरा लीजिए Cl- और ये HH, इसमें अपोजिट बना डेल्टा प्लस डेल्टा। फ्लोरीन लेंगे तो फ्लोरीन माइनस हाइड्रोजन पर चार्ज डेवलप कर दिया डेल्टा प्लस। ये सारे हमारे एग्जाम्पल होंगे आयन इंड्यूस्ड। ठीक है, इसके बीच में कुछ आएगा, कोई डाउट है इसमें तो आप फिर से एक बार समझ लें। आयन एंड आयन इंड्यूस्ड है, एक आयन से है, एक विदाउट चार्ज स्पीशीज है, इसमें फोर्स लगा करके इस पे इंड्यूस कर दिया और इस पे चार्ज, एक डेल्टा प्लस माइनस और इस पे इसके अकॉर्डिंग इसमें अट्रैक्शन है। इसी तरह इसमें इसी तरह नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो डाइपोल एंड डाइपोल इंड्यूस्ड। ठीक है, देखिए हमारा एक स्पीशीज है जिसमें डाइपोल है, जैसे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस HF में H इसके कांटेक्ट में आया तो इसमें फोर्स लगा करके
इस पे डेवलप कर दिया आपने अकॉर्डिंग डेल्टा प्लस और डेल्टा, और इसके बीच में अट्रैक्शन, ये हो गया हमारा आयन एंड डाइपोल। दूसरा कोई और एग्जांपल है, जैसे वाटर डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन कैसे डिसॉल्व, ये फोर्स लगा करके, इस पे हाइड्रोजन फोर्स लगा करके वाटर फोर्स लगा करके इसको अकॉर्डिंग चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इस तरह इसीलिए वाटर डिसॉल्व। और भी चीजें HF H2O डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, इस पे ये फोर्स डेवलप कर देगा और इसको प्लस और माइनस में चेंज, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी हमने कंप्लीट कर दिया डाइपोल एंड बूस्टर। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग केमिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट। इसकी पूरी कॉन्सेप्ट को करने के लिए 2 घंटे की क्लासेस हम लगाते हैं, अभी मैं यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन है फोम विथ चार्ज हाइड्रोजन। देखिए, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इस तीनों में से किसी एक का होना जरूरी है, और साथ में चार्ज हाइड्रोजन भी होना चाहिए, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जांपल HF डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, अगेन HF डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, H डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, HF डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। यहाँ 4 हाइड्रोजन है और फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से फ्लोरीन है, इनके बीच जो बॉन्ड बन जाएगा। दूसरा लेते हैं वाटर डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। देखिए, इनके बीच में रिएक्शन एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहे हैं, ये क्वेश्चन बार बार आता है। एक वाटर मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आंसर है 4। एक HF कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब अमोनिया का देखते हैं। डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस, कितने डेल्टा माइनस भी लिख सकते हो। अब देखो, इसके बीच में चार्ज डेवलप हुआ, इस तरह एक अमोनिया मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, 6 हाइड्रोजन। कितने, 6। समझ आया, एक अमोनिया मॉलिक्यूल्स 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, एक HF 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बट देखिए, HF लिक्विड है, H2O लिक्विड है, लेकिन NH3 गैस, क्योंकि इसमें तो 6 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऐसा क्यों, ये डिपेंड करता है इसके एनर्जी के मैग्नीट्यूड। देखिए, एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका, HF डेल्टा माइनस H, इसकी एनर्जी 48 किलो जूल पर मोल।
HO, इसकी एनर्जी 37 किलोजूल पर मोल। इसकी एनर्जी 12 किलोजूल पर मोल। देखिए एनर्जी का मैग्नीट्यूड अलग है। अमोनिया की एनर्जी टोटल कितनी होगी? अमोनिया की एनर्जी होगी 6 इंटू 12 72 किलोजूल। वाटर की एनर्जी कितनी होगी? 37 इंटू 4 148 किलोजूल पर मोल। और HF की कितनी होगी? 48 इंटू 2 96 किलोजूल पर। ये कम है, ये इसीलिए ये गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट। एक और क्वेश्चन आता है इस पे बार बार कि लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें। जनरली अभी जैसे हमने देखा कि लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने सभी में दिखाया, HF में भी है, H2O में है, बट देखिए HF में लीनियर नहीं होती है। देखिए यहाँ पर देखने पर आपको लग रहा है कि ये लीनियर, पर यहाँ लीनियर बॉन्डिंग नहीं होती है। कैसा होता है एक्सप्लेन करते हैं उसको। देखिए क्लोरीन H, अब यहाँ पर क्योंकि ये लोन पेयर है H है, ये लोन पेयर है H है, ये लोन पेयर है H है, लोन पेयर है H, ये लीनियर है। तो लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है? NH3। कैसे? 3D में समझना। ये लीनियर है 3D में, इधर से ये लीनियर है। तो H2O में भी लीनियर नहीं है। नेक्स्ट कंसेप्ट, इसके अंदर और भी मैंने जैसे बहुत सारा कहा है, ये मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करता है। जैसे वाटर जो है वो लेस वोलेटाइल है, मतलब कम वेपराइजेशन होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, लेकिन अल्कोहल ज्यादा। रीजन देखिए, अल्कोहल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड C2H5 डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस C2H5 C2H5। देखो यहाँ डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 2, इसमें 2 हाइड्रोजन, जबकि वाटर में अभी हमने बनाया, वाटर में 4 हाइड्रोजन। एक वाटर मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन। समझ आया? तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसीलिए अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट कम होती है और वाटर। समझ आया? ये कॉन्सेप्ट खत्म। फिर क्वेश्चन आता है इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। देखिए रिंग जो बनेगा या तो 5 मेंबर का बनेगा या तो 6 मेंबर, और वही स्टेबल होता है। तो जब इंट्रामॉलिक्यूलर लेते हैं, इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल। देखिए OH नाइट्रोफेनॉल, यहां पर डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, तो ये 6 का रिंग बना और नाइट्रोफेनॉल में है, तो इसे कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। और यही यदि हमने
OH और ये ले लिया। तो आप इस केसेस में ये और ये आपस में बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे, क्या होगा, ये किसी और से बॉन्डिंग बनाएंगे। देखिए सीधी लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, जल्दी का डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा। अब देखिए ये इधर से जुड़ जाएगा, ये इधर से जुड़ जाएगा, ये इधर से जुड़ गया। ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग, तो इसे बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, और इसे बोलेंगे विदिन द मॉलिक्यूल है तो इंटरमॉलिक्यूलर। समझ आया आपको कॉन्सेप्ट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ाया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन क्या है, फोन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन विथ चार्ज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एनर्जी, उससे आप क्वेश्चन बनाएंगे, और उसके टाइप्स इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? जो इंटरमॉलिक्यूलर है वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग है, और इंट्रा जो है वो विद इन मॉलिक्यूल्स है। हम नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स और लंडन फोर्स और डिस्पर्सन। ये तीनों ऑलमोस्ट सेम है। वैन डर वाल्स फोर्स, लंडन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स उस मॉलिक्यूल के बीच में होता है जिसमें कोई चार्ज, जैसे देखिए H मॉलिक्यूल्स H2, H2 मॉलिक्यूल्स H2, इनके बीच में कोई चार्ज नहीं है, इनके बीच में जहां कोई चार्जेस नहीं है उनके बीच में फोर्सेस हैं, उसे हम तो बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्स या लंडन फोर्स या नेक्स्ट आर्गन 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 इनके बीच में यूनिवर्सल फोर्स है, जहां कोई फोर्स नहीं होता वहां यूनिवर्सल। याद रखें लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स उस मॉलिक्यूल के अंदर होता है जिस मॉलिक्यूल में कोई भी चार्ज नहीं, और ये एक यूनिवर्सल फोर्स है, ये हर नॉन चार्जेस। हम इसे एक बेहतर एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, रोड पर, तो बहुत सारे लोग रोड पर चल रहे हैं और हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन यदि कोई आदमी गिर जाता है, साइकिल से गिर जाता है या पैदल ही गिर जाता है, तो हम सभी लोग मिल करके उसे उठाते हैं। वो अमेरिका में भी उठाएंगे, लंदन में भी उठाएंगे, इंडिया में भी उठाएंगे, रसिया में भी उठाएंगे, और सभी जगह। दैट इज यूनिवर्सल। क्यों उठाया हमने? ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी फोर्स जो है वो यूनिवर्सल है, और ये वीक फोर्सेस है। हम हर एक दूसरे की मदद करें, इसमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। जैसे हमने किसी को गिर गया तो उठा दिया, उसमें कोई पैसा तो नहीं लगा, कोई खर्चा तो नहीं लगा। दैट इज वीकेस्ट फोर्स, सबसे कम एनर्जी का। अब यदि उसको अस्पताल ले जाना है, मान लीजिए कोई गिर गया है, उसे हॉस्पिटल ले जाना है, तो अब हम कहेंगे मुझे तो काम पे जाना है, कोई कहेगा मुझे तो किसी और काम में जाना है, तो कोई बहाने बनेगा, कोई ले जाने के लिए जल्दी तैयार। आप सपोज करो आप वहां से जा रहे और आपने देखा ये तो मेरा दोस्त है भाई, तो आप कहोगे कि मुझे स्कूल जाना है या ऑफिस जाना है? यार बिल्कुल नहीं कहोगे, आप फटाफट कहोगे उसको चलो ले चलो। भले ही रिक्शा वाला है, कहेगा 500 रुपये लेंगे, हॉस्पिटल ले जाना। आप कहोगे फटाफट कोई बात नहीं 500 रुपये देता हूँ, चलो ले चलो। तो आपने 500 रुपये खर्च किए, लेकिन दूसरा जो बाकी आदमी था
उन्होंने तो खर्च नहीं किया या उन्होंने तो उसको किया नहीं, रीजन उनके बीच में कम अट्रैक्शन था या अनजान थे, वो जानते ही नहीं थे। आपने क्या, क्योंकि आपका वो दोस्त है और आपके बीच में कुछ अट्रैक्शन। तो ये वैन डर वाल फोर्स से थोड़ा स्ट्रॉन्गर फोर्स है, जो हमने बताया कि आयन इंड्यूस्ड डायपोल है या डायपोल डायपोल है या डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल है या इस तरह या हाइड्रोजन बॉन्डिंग मान लेते हैं। अब आगे आप हॉस्पिटल ले गए, अब वहां कहता है इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा 50,000। अब आप देखने लगेंगे भाई क्या करूं, 50,000 रुपये तो आप जमा नहीं करेंगे, तो आप उनके भाई को, फादर को और बहन को और भी रिलेटिव्स को फोन करेंगे, इसका एक्सीडेंट हो गया है, पैसे जमा करना है, पैसे ले। आपने क्यों नहीं जमा किए? क्योंकि आपकी दोस्ती थी, एक लिमिट थी, जितना अट्रैक्शन था आपने 500, 1000, 5,000 खर्च किया। अब उनके फादर आएंगे या ब्रदर आएगा, फिर 50,000 रुपये जमा। अब यदि आगे कह रहे हैं 10 लाख लगेंगे, 20 लाख लगेंगे, बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे, तब हम कहते हैं उसके जो ओन फैमिली मेंबर है, हस्बैंड है, वाइफ है, बेटा है, उनको फोन करते हैं कि आप पैसा जमा, वो अपना जमीन बेच के या घर बेच के या जहां से भी होगा उसका इलाज करें। तो एक बहुत स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग है उनके पीछे। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा उतनी ही एनर्जी का इन्वॉल्व। यदि हस्बैंड वाइफ है तो हो सकता है करोड़ों रुपए का भी यदि खर्चा होगा तो लगाएंगे, इन्वॉल्वमेंट करोड़ों का है, लाखों का है तो करेंगे, क्योंकि वो बहुत क्लोज्ड है, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ज्यादा अटैच है, लाइक एज कोवेलेंट। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्गर है और सबसे ज्यादा एनर्जी। फिर उसके बाद उससे थोड़ा वीक होगा जो आयन डाइपोल हो सकता है, आयनिक बॉन्डिंग हो सकता है या मेटेलिक बॉन्डिंग है, जैसे भाई ने या सिस्टर्स ने कुछ पैसे लगाए, 50,000 लगाए, 1 लाख लगाए, तो इसी तरह समझे, सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड में सबसे ज्यादा एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट और सबसे वीकर बॉन्ड में सबसे कम एनर्जी का। इसीलिए वैन डर वाल फोर्स सबसे कम एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है और इसीलिए एक दूसरे से फ्री जा सकते, अलग हो सकते, इजिली हो जाते। लेकिन कोवेलेंट बॉन्डिंग में जल्दी अलग नहीं होंगे, बहुत ज्यादा फोर्स लगा करके फिर अलग कर सकते। आज की वीडियो में हमने आपको सारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को एक्सप्लेन किया, डिटेल एनालिसिस किया और आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट बताए। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और नेक्स्ट यदि आप चाहते हैं कि और भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए अदर्स वीडियो की, तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे के वीडियो को आप सबसे पहले देख सकते हैं। जैसे ही अपलोड करेंगे आप तक इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय।